और आज की जो हमारी ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य की। और आप सभी को भली भांति तरीके से पता है कि मैं यूनिट नंबर 1 पर चर्चा कर रहा हूँ समाज कार्य पर। और मैंने समाज कार्य की अवधारणा सहित लक्ष्य, विशेषताएं, उद्देश्य और व्यवसाय समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग और व्यावसायिक संगठन पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समाज कार्य का दर्शन, और इससे संबंधित कुछ सिद्धांत होंगे और इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है हम इसके बारे में देखेंगे। और उसके साथ ही साथ समाज कार्य के कुछ मूल्य हैं। तो कोश ने क्या कहा है, कुनफ़्का ने क्या बोला है, मिर्ज़ा आर अहमद ने क्या कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या बोला गया है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग जो है देखेंगे कि समाज कार्य का क्या मूल्य और सिद्धांत है और समाज कार्य दर्शन की क्या भूमिका है। तो पहले मैं शुरुआत में 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ, आप लोगों से चाहो तो नोट कर सकते हो। हिंदी में समाज कार्य की जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के द्वारा। जब भी आप लोगों से कभी समाज कार्य के दर्शन के आधार पे या आप समाज कार्य दर्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग अवश्य ये चीज़ें बताएं कि हिंदी में समाज कार्य की जो पहली पुस्तक थी वो प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, राजाराम शास्त्री के द्वारा। समाज कार्य दर्शन पर एक किताब आई थी, हालांकि उसका नाम ही रखा गया था समाज कार्य दर्शन और पद्धति। हालांकि इस किताब के जो लेखक हैं सन 1969 में मिर्ज़ा आर अहमद के द्वारा इस किताब को लिखा गया। 1969 में उस किताब का नाम था समाज कार्य दर्शन और पद्धति। तो पद्धति के साथ लाया गया था समाज कार्य दर्शन को आर्य मिर्ज़ा के द्वारा, है ना। तो उसमें इन्होंने समाज कार्य के कुछ मूल्य बताए थे, दर्शन में कौन कौन से वैल्यूज़ पाई जाती हैं, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पे चर्चा की था। और एक तीसरी बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर PD मिश्रा के बारे में। PD मिश्रा, प्रोफेसर PD मिश्रा ने समाज कार्य की प्राथमिक विधियों पर पुस्तक लिखा था और ये समाज कार्य के दर्शन पर ही आधारित है। आप लोगों ने देखा है समाज कार्य में 2 विधियां देखने को मिली थी, एक प्राथमिक विधि, एक सहायक विधि। परंतु एक प्राथमिक विधि पर ही एक किताब लिखी गई है और वो किताब के जो लेखक हैं प्रोफेसर PD मिश्रा हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि 3 एक महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बताया है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ जी, क्या कह रहे हैं आप? सुनीता जी, आपकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाज कार्य दर्शन में 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखिएगा। एक किताब का नाम है, हिंदी में जो समाज कार्य किताब लिखी गई थी, पहली किताब जो आई थी वो प्रोफेसर राजाराम शास्त्री की थी। और एक समाज कार्य दर्शन और पद्धति पर एक पहली किताब लिखी गई थी मिर्ज़ा आर अहमद के द्वारा सन 1969 में। और प्रोफेसर PD मिश्रा ने प्राथमिक समाज कार्य के बारे में एक किताब के माध्यम से उन्होंने बताया था, प्रोफेसर PD मिश्रा। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है सुनीता जी, शायद आप यही पूछ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं किया था। सर ये PD मिश्रा की बुक का नाम सर ज्वाइनिंग का प्राथमिक विधियाँ, मैंने उसी पे हूँ, रतिका मैडम मैं उसी पर हूँ। मैं ज्वाइन कर लूँगा अगर जैसे ही आएंगे। हालांकि कोई बच्चा नहीं आया है अभी, हाँ मैसेज छोड़ा था उन्होंने, मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ। समाज कार्य में जो है प्राथमिक विधि, ये किताब है PD मिश्रा की, सुनीता मैम। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों पर हम बात करते हैं अब। तो ये 3 किताबें होंगी जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो अच्छा, एक बात तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, समाज कार्य दर्शन होता क्या है? बेसिकली सामाजिक दर्शन जो है जीवन के मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या करता है।
जब हम उसको मौलिक सिद्धांत और धारणाओं की व्याख्या करते हैं तो दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण करता है। मैं आप लोगों से केवल 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ, बस 2 मिनट बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, केवल 2 मिनट आपस में अगर आप चाहें तो मैं बात कर रहा था समाजकारी दर्शन पर, आप लोगों से चर्चा कर रहा था। और समाजकारी दर्शन जो है बेसिकली मैं समझा रहा था आप लोगों से कि समाजकारी दर्शन होता क्या है। मेरी बातों को आप सभी लोग बहुत ध्यान समझिएगा। समाजकारी जो दर्शन है वो सामाजिक दर्शन जीवन के मौलिक सिद्धांतों और धारणाओं की व्याख्या करता है। समाजकार्य मानव जीवन को अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता है। इसलिए समाजकार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। समाजकारी दर्शन में मौलिक सिद्धांत और धारणा की व्याख्या होगी, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि मानव जीवन को अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता है समाजकारी दर्शन। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि यही कारण है कि समाजकारी को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक होता है। वही आपका समाजकारी दर्शन होता है। आप जानते भी हैं, अगर मैं समाजकारी दर्शन का तात्पर्य बताऊं तो उसके लिए आप कहते हैं कि इसका अर्थ और ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से जो है प्रस्तुतिकरण करते हुए इसके आदर्शों और मूल्यों को सही ढंग से निरूपण किया जाए, इसका एक अर्थ बनता है। और यही आपका करेक्ट जवाब है कि अर्थ और ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से जब आप किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो इसके आदर्श और मूल्यों का जो सही ढंग से निरूपण होता है वही आपका समाजकार्य का दर्शन कहलाता है। अगर हम बात करें तो हमारे सामने दर्शन जो शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है फिलॉसफी शब्द, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा से या ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। फिला का अगर मैं अर्थ निकाला या मैं निकालूँ आप लोगों को, फिला का अर्थ तो प्रेम होता है, स्नेह होता है। और सोफिया का अर्थ अगर निकालता हूँ तो उसका मतलब होता है बुद्धिमता। अब फिलॉसफी दोनों मिला दीजिए, और फिलॉसफी दोनों मिलाकर अगर आप बोलते हैं तो आप बुद्धिमता से स्नेह बोलिए या बुद्धिमता से प्रेम कहिए, वही फिलॉसफी का अर्थ होता है। अब आपके मन में आ रहा कि बुद्धिमता का अर्थ क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमता का अर्थ ये है कि सत्य और ज्ञान के सतत खोज करने से, कंटिन्यूअस खोज करने से सत्य और ज्ञान का। इसीलिए दर्शन का जो अर्थ बनता है किसी भी विषय या विशेष के संदर्भ में सत्य और ज्ञान के निरंतर खोज और इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण से है। तो समाज कार्य व्यक्तियों, जैसे आप व्यक्तियों में किसको इन्वॉल्व करते हो समाज कार्य में? व्यक्ति को भी, समूह को भी और समुदाय को भी। इन व्यक्तियों के बीच समानता चाहता है। हालांकि व्यक्ति के जीवन संबंधी अनेक मतभेद के कारण समाजकारी दर्शन के संबंध में भी मतभेद है, क्योंकि विभिन्न देशों में जीवन की दशाएं भी भिन्न भिन्न हैं, चाहे वह सामाजिक आर्थिक हो या सामाजिक हो या भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी दशाएं। इन्हीं सब कारणों से समाजकारी दर्शन पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी है। अभी आप देखेंगे हर्बर्ट विष्णु एक ऐसे विद्वान रहे जो समाजकारी दर्शन को सही तरीके से व्याख्या किया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है। ये बात आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं। सन 19वीं शताब्दी में समाज कार्य एक व्यवसाय समाज कार्य के रूप में जाना गया था, जो सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों द्वारा लोगों और समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सकारात्मक
और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाना, ताकि वे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करते हुए अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकें। और इसी प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। समाज कार्य अधिकांश ज्ञान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से लिया गया है, लेकिन समाजशास्त्र जहां मानव समाज और मानव संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है, वहीं समाज कार्य इन संबंधों में आने वाली अंतरों और सामाजिक परिवर्तनों के कारण खोज क्षेत्रीय स्तर पर करने के साथ साथ व्यक्ति के मनोसामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करता है। समाज कार्य करने वाले कर्ता का आचरण विद्वान की तरह ना होकर समस्याओं में हस्तक्षेप के जरिए व्यक्तियों, परिवार, छोटे समूह, समुदाय के साथ संबंध स्थापित करने की तरफ उन्मुख रहता है। तो कहने का मतलब समाज कार्य दर्शन जो है एक प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, चाहे वो मौलिक सिद्धांत और अवधारणाओं की व्याख्या करके करे या दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण करके करे, या समाज कार्य मानव जीवन को अधिक सुखमय, प्रकारात्मक बनाने के संकल्प रखने की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इन सभी के आधार पर ही समाज कार्य दर्शन का जो है भूमिका हमें देखने को मिलती है। समाज कार्य दर्शन में हर्बर्ट बिश्नों ने अपना एक दर्शन ना प्रतिपादित करने के 3 प्रमुख कारण बता दिए, जिसमें से बताया था कि समाज कार्य व्यवसाय का नवीन होना है, इस वजह से समाज कार्य दर्शन ना हो पाया। सेवार्थी और समूह के समक्ष अपनी कार्य पद्धतियों और विधियों का विवरण प्रस्तुत करने में समाज कार्यकर्ता के द्वारा कठिनाई का महसूस होता है, इसलिए नहीं हो पाया है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज कार्य प्रयोजितों, या जिसको आप बोलते हैं प्रयोजक, में समाज कार्य के जो है दार्शनिक दिशा के संबंध में मतभेद होता है, इस वजह से समाज कार्य दर्शन नहीं हो पाया है। तो कई पॉइंट्स है भी हम चर्चा उस पर करेंगे भी हर्बर्ट बिश्नों के बारे। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, समाज कार्य दर्शन में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम, देखिए हालांकि हम बात कर रहे हैं दर्शन के आधार पे, थोड़ा सा हमें उसके बारे में डीप में भी जानने की ज़रूरत है, डीप में भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले जब समाज कार्य के माध्यम से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कल्याणकारी क्रियाओं के माध्यम से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा था, तो इंग्लैंड और यूएसए में पहले चर्च के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य किए जाते थे। तो पहले चर्च हुआ करता था, कोई संस्था इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं हुआ करती थी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसी को मदद की जाए, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो, MSW किया हो, वो काम नहीं हुआ करता था, चर्च था। और इस चर्च के माध्यम से जन कल्याण की बात करते थे। धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती गईं तो जन सहायता को विधिक रूप से प्रदान किया जाने लगा। इंग्लैंड में 1536 में एक कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में सरकारों द्वारा निर्धन और अशक्तों की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया। व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु 1869 में लंदन में चैरिटी संगठन और अमेरिका में 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की पहल कर दी गई। याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं संस्थाओं से समुचित सहायता करने के लिए ज़रूरतों की पड़ताल और संबंधित व्यक्तियों की पंजीकरण करना आरंभ कर दिया गया। और इस प्रक्रिया में मनोसामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बातचीत करना और भौतिक सहायता को भी शामिल किया गया। इसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए संस्था के कार्यकर्ता अपने पास आए व्यक्ति अर्थात सेवार्थी को स्वावलंबी बनाते थे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया सुचिंतित प्रणालीबद्ध रूप से ग्रहण कर लिया गया। अब 1887 में न्यूयॉर्क में कार्यकर्ताओं के इन कामों के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया गया। अमेरिका में इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु 1910 में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किए गए। अमेरिका में कब? 1910 में। न्यूयॉर्क की बात अगर आती है तो 1887 में। हालांकि यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, ना कि कोई कार्यक्रम वगैरह चलाया जाता था।
इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये आप सबके लिए। और आगे हम बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं। समाजकारी दर्शन में जैसे ये सारी चीज़ें चली, तो उसके बाद भारत में समाज कल्याण हेतु कुछ क्रियाविधि स्टार्ट हुई। और भारत में जब क्रियाविधि स्टार्ट हुई तो शुरुआत में तो उसमें राजाओं द्वारा दान देने का चलन था। पहले के समय में यज्ञ करवाए जाते थे, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण किया जाता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले जो सुधार थे वो कार्यक्रमों के भारतीय जनमानस को प्रभावित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय बगैर के प्रयासों के द्वारा विधवा विवाह प्रारंभ हुआ और सती प्रथा पर रोक लगाई गई। देखिए, अभी मैं आप लोगों से आने वाले टाइम में आप सबसे चर्चा करूंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं समाज सुधारक जिनकी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, उन पर बात होगी। परंतु यहाँ पे थोड़ा बहुत भारत के बारे में ध्यान रखिए कि शुरुआत में राजा द्वारा दान का चलन था, वहाँ पर यज्ञ वगैरह करवाया जाता था, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण होता था। ठीक है, फिर भारतीय जनमानस को प्रभावित हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जो है सोसाइटी या इंडिया की स्थापना किया, और उसके बाद स्नातकों को समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई और इन प्रशिक्षकों को वेतन भी दिया जाता था। और इन तरह से इंग्लैंड और अमेरिका और भारत में समाज कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समाज कार्य को एक नींव पड़ी, जिसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की पूर्ण सहायता हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। सन 1936 में भारत में समाज कार्य के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु बम्बई या मुंबई में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई 1936 में। और आज देश में 100 से अधिक संस्थाएं हैं जो समाज कार्य की शिक्षा पर कार्य कर रही हैं। समाज कार्यकर्ता केवल उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने समाज कार्य की पूरी तरह से व्यवसाय शिक्षा प्राप्त की हो, ना कि उन्हें स्वैच्छिक रूप से समाज कल्याण का कार्य किया हो। स्वैच्छिक समाज कल्याण के प्रयासों से या प्रयासों को समाज सेवा की संज्ञा दी जाती है, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता की या समाज कार्य की। और इन गतिविधियों पर जो लगे हैं लोग, उससे हम लोग समाज सेवी कहते हैं, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग कि जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किया है समाज कार्यकर्ता, उसे हम लोग जानते हैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर, और जो स्वैच्छिक रूप से समाज कल्याण का कार्य करता है उसे हम समाज सेवा का संज्ञा देते हैं। और इन्हीं गतिविधियों के जो करने वाले लोग हैं उसको हम लोग समाज सेवी का संज्ञा देते हैं या समाज सेवी कह सकते हैं। ये अंतर है। दर्शन में मैंने आप लोगों से ये बातें बता चुका हूँ। आगे बात करता हूँ समाज कार्य के दर्शन में हर्बर्ट बिश्नोई के बारे में। मैं एक चीज़ यहाँ पे हर्बर्ट बिश्नोई से थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूँ, हालांकि इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी है, ऐसा नहीं कि वो आपसे कुछ हट के है ना। हर्बर्ट बिश्नोई का पंचपदीय विधि थी, आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा। हर्बर्ट बिश्नोई के पंचपदीय एग्ज़ाम में सोशल वर्क में पंचपदीय से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पंचपदी आप इसे 5 स्टेप थ्योरी के नाम से जानते हैं सोशल वर्क में। और अगर आप बीएड और डीएड या स्पेशल बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसे जो है पंचपदीय विधि के नाम से जानते हैं। जो आज का समय है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ब्रिटिश दार्शनिक है ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो, हर्बर्ट बिश्नोई नहीं है, जो 5 स्टेप थ्योरी दिया है इन्होंने। तो उन्होंने कुछ कार्य बताएं कि अगर कोई काम आप करेंगे, देखिए बिश्नोई का नाम मत सोच लीजिएगा, यहाँ पर हर्बर्ट बिश्नोई अलग है और हर्बर्ट स्पेंसर अलग है। मैं स्पेंसर की बात कर रहा हूँ, ना कि हर्बर्ट बिश्नोई की बात कर रहा हूँ। अभी हर्बर्ट बिश्नोई की पर चर्चा करूँगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात को कहा कि कोई अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपके सामने जो है 5 विधियाँ होनी ज़रूरी है, 5 तरीके आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो उन्होंने इस तरीके से बताया, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो एक एक करके 5 स्टेप के रूप में। नंबर 1 इन्होंने कहा कि प्रस्तावना ज़रूरी है। यदि प्रस्तावना नहीं होगा तो कोई काम सही तरीके से आप लोग नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि किसी सेवार्थी या समूह या समुदाय के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। इसमें पढ़ाए जाने वाले जो भी या जो आपने लक्ष्य लिया है उसके संबंध में करने के लिए कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे।
जो परस्पर संबंधित होंगे। यदि प्रस्तावना सफल हो जाती है तब हम पाठ की सफलता के अवसर को जो है उसको बढ़ाएंगे, या वहाँ पे ऑटोमेटिक वो बढ़ जाती है, हमारी अगली प्रक्रिया ऑटोमेटिक आ जाती है। तो टोटली मिला जुला के अगर मैं कहूँ आप लोगों से, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान रखा गया है। पूर्व ज्ञान किसका? प्राथमिक प्रणाली का। याद रखिएगा प्रस्तावना में। दूसरी बात आती है विषय स्थापन। दूसरी बात आती है विषय स्थापन। विषय स्थापन जो है समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस सोपान के उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाना जरूरी है। प्रत्येक व्यावसायिक विधा को पढ़ाते समय विषयों का स्थापन अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए, अलग अलग तरीके से बताया जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप केस वर्क कर रहे हैं तो केस वर्क की तरह आप उनको ट्रीट करें, ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप वर्क की तरह ट्रीट करें, कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं तो कम्युनिटी वर्क की तरह उनमें ट्रीट करें। तो एक प्रकार से विषय स्थापन हमारा जो सब्जेक्ट है वो केस वर्क डिफाइन करेगा, या आपका ग्रुप वर्क डिफाइन करेगा, या आपका कम्युनिटी वर्क डिफाइन करेगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि तुलना ज़रूरी है, कंपेयर ज़रूरी है। आप जब भी समाज कार्य करते हैं, जब भी कार्यस्थल पर जाते हैं, तो जिन जिन कार्यस्थलों पर कठिनाई आप लोगों को होती है उन शब्दों और भावों को स्पष्ट करने के लिए आप श्रव्य और दृश्य, आप जानते हैं विज़न एक ऑडियो एक सामग्री होती है, उन सामग्रियों का प्रयोग करें और तुलना करवाते हुए लक्ष्य और विषय को स्पष्ट करें, तो वह आपका कहलाता है कंपेयर। ये तीसरी बात थी। चौथी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण बेसिकली जनरलाइजेशन को बोला जाता है। सामान्यीकरण जब आप केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क समाज कार्य में करते हैं तो उस दौरान चरणों से जो भी एक्टिविटी आपने स्टेप बाय स्टेप किया है उन सोपान में पढ़े हुए पाठ के निष्कर्ष पर केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी नियम बताया जाता है। चाहे गद्य या पद्य शिक्षण में पाठ का सार शिक्षक द्वारा बताना, छात्रों से प्रश्नों द्वारा मुख्य भाव ज्ञात करना, समान भाव की कविता के आधार पर प्रश्न पूछना, यही आपका सामान्यीकरण कहलाता है। और सिंपल शब्दों से अगर आप समझें, बाय द वे आपने एक छोटे बच्चों को शिक्षण का एक एक्टिविटी लिया है जिसमें आपने एक गोल लिया है, उसको आप पढ़ा रहे हो, आप ये जानना चाहते हो, ठीक है, सुनो, आप ये जानना चाहते हो कि सेवार्थी सीखा है कि नहीं सीखा है। उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप उसको एप्पल बता रहे हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पर अल्फ़ाबेट भी बता रहे हैं। इस तरीके का फ्लैश कार्ड आपने लिया है। यदि सेवार्थी ए फॉर एप्पल को समझ गया है अल्फ़ाबेट के साथ, तो वहाँ पर आपने और भी फ्लैश कार्ड लिए, बॉल लिया, आपने कैट लिया, इस तरीके का फ्लैश कार्ड लिया है आपने, और सेवार्थी को बता दिया कि आप बेटा अब मुझे बताइए इसमें एप्पल कौन सा है। यदि वो निकाल लेता है इन तीनों फ्लैश कार्ड में से तो वही आपका सामान्यीकरण कहलाता है। उसी को हम लोग जनरलाइजेशन बोलते हैं। यही आपका सही होगा। उसके बाद आपका आता है 5वें नंबर पर प्रयोग आता है। जब आप किसी कार्य को कंपेयर के आधार पर अध्ययन करने के बाद नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाने की योग्यता छात्रों में उत्पन्न करना आवश्यक है, और इन सोपान में संस्कृत भाषा के पाठों में छात्रों के अभ्यास कार्य करवाते हैं, और अभ्यास कार्य कक्षा कार्य, गृह कार्य के माध्यम से संपन्न होता है।
और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को या समाज कार्य केस वर्क में बात करें या ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क में बात करें तो उसमें सेवार्थी के प्राप्त ज्ञान को परिपुष्ट करने की बात करता है, वो बेसिकली आपका प्रयोग कहलाता है। इसका देने का हर्बर्ट स्पेंसर की जो भूमिका थी ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जो है यह एक ऐसी विधि थी जो क्रमबद्धता को फॉलो करती थी और इसमें बोधगम्यता पर बल देती थी, समझ पर बल देती थी और इसमें ज्ञान जो था चिरस्थायी था, ज्ञान जो था चिरस्थायी था। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर के परिप्रेक्ष्य में। फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समाज कार्य दर्शन के आधार पर, तो दर्शन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हर्बर्ट बिश्नोई ने दिया कि जिसमें व्यक्ति के प्रकृति और समूह और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में दिया गया दर्शन बहुत ही रुचिकर और व्यवहारिक है। इस तरीके की बात कहते हुए हर्बर्ट बिश्नोई ने समाज कार्य दर्शन को एक विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि समाज कार्य दर्शन को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाए तो आप इसको चाहो तो समझ सकते हो, अच्छे से लिख भी सकते हो। नंबर 1 जो उसका क्षेत्र था वो पहला पॉइंट था व्यक्ति की प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, व्यक्ति के प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे या उसके दृष्टिकोण से बात करते थे। ये नंबर 1 की बात थी। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं हर्बर्ट बिश्नोई के अकॉर्डिंग तो इन्होंने कहा कि समूह और व्यक्तियों के परस्पर संबंध जो है संबंधों के संदर्भ में बात करते थे, यानी टोटली मिला जुला के समूह और व्यक्तियों के संदर्भ में बात करते थे, समूह और व्यक्तियों के संदर्भ में ये बात करते थे। आप ये दूसरी पॉइंट याद रखिएगा। तीसरी बात अगर मैं करूं आप लोगों से हर्बर्ट बिश्नोई का, तो इस समाज कार्य दर्शन में इसने कहा कि समाज कार्य की प्रणालियों और कार्यों के संदर्भ में बात किया इन्होंने, यानी प्रणाली और कार्य एक अहम भूमिका निभाया है समाज कार्य दर्शन में। चौथी बात अगर हम लोग करते हैं समाज कार्य दर्शन में तो ये आता है सामाजिक कुसमायोजन और सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण में बात किया है। सामाजिक कुसमायोजन और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये 4 पॉइंट थे जिसमें चर्चा किया था हर्बर्ट बिश्नोई ने। देखिए यहाँ पे हर्बर्ट बिश्नोई ने समाज कार्य के द्वारा अपना एक दर्शन ना प्रतिपादित करने के 3 प्रमुख कारण बताए। मैंने शुरुआत में बता दिया था आप लोगों से कि एक तो व्यवसाय का नवीन होना था, सेवार्थी समूह के समक्ष अपनी कार्य पद्धति और विधियों का विवरण प्रस्तुत करने में सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जो कठिनाई महसूस होती थी, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज कार्य के प्रायोजकों ने समाज कार्य को दार्शनिक दिशा के संबंध में मतभेद का था। ये रीजन थे, ये कारण थे। लेकिन जब हम समाज कार्य के दर्शन की बात करते हैं, जब व्यापक लेवल पर वर्णन करने की बात करते हैं तो वहाँ पे समाज कार्य दर्शन की 4 बातें आती हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 क्षेत्र आपका ये है कि व्यक्ति के प्रकृति के संदर्भ में समाज कार्य का दर्शन था। इसमें क्या बोला गया कि व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान होता है। ये बात आप जानते हैं अच्छे से। मनुष्यों में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, उन्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। मानव प्रेरणा जटिल एवं अस्पष्ट होती है। हाँ, कोई बच्चा अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समाज कार्य दर्शन में, देखो थोड़ा सा दर्शन है, ये दर्शन थोड़ा सा समझना है। दर्शन में आपने 3 कारण बताए थे, नहीं होगा वो तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण आपके सामने यही तो था कि जो समाज कार्य दार्शनिक दिशा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे डायरेक्शन थी दिशा जाने की एक दर्शन का,
उसमें बड़े मतभेद थे, अलग अलग विद्वानों में बड़े मतभेद थे। किसी ने प्रणालियों का प्रयोग किया तो किसी ने पद्धतियों का प्रयोग ही नहीं किया, तो किसी ने विधियों का प्रयोग किया तो किसी ने विधियों का प्रयोग नहीं किया। तो बहुत सारे मतभेद थे, इसलिए मतभेद की वजह से इन्होंने माना नहीं, मतभेद नहीं होना चाहिए, उनका कहना यह था। हर्बर्ट विष्णु सर समाज का दर्शन का जी व्यवसाय चर्चा कर सकते हैं, इसलिए समाज का दर्शन है। सॉरी, आवाज़ स्लो हो गई, फिर से बोले। समाज का व्यवसाय का नवीन होना वर्ग फायदा वाला है। नवीन होना, उन्होंने कहा कि ये समाजकारी दर्शन नहीं है, मतलब इनका विचार था ऐसा। इसलिए हो सकता है कि नवीन होने में जो है भाषाई ज्ञान, मौलिक सिद्धांत, धारणाएं, नैतिक व्यवहार की जो व्याख्याएं हों वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। मानवतावादी जो विचारधारा सिद्धांत है, जो तथ्य हैं, उस पर आप सही और खरे उतर नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे जिससे जन कल्याण का मदद हो पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। नवीन ज्ञान आपको ये बताता है, व्यवसाय नवीन ज्ञान ये बताता है आपको, ट्रेडिशनल मेथड बताता है, एक तरीका बताता है कार्य करने की विधियों का, वैज्ञानिक विधियों का, कार्यप्रणाली विधियों का, मेथड्स का, परंतु ये सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा, ऐसा इनका मानना था। जिसकी वजह से इन्होंने नवीन ज्ञान को, व्यवसाय का नवीन ज्ञान बता दिया, जो नया नया ज्ञान है, जो आप उसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हैं रिसर्च के माध्यम से, जिसकी वजह से समाजकारी दर्शन नहीं हो सकता। उनका विचार था। दर्शन में विचार लिए जाते हैं, दर्शन में विचार लिए जाते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन दर्शन में केवल एक ही व्यक्ति है समाजकारी में, जो हर्बर्ट विष्णु है। इनसे प्रश्न क्षेत्र, कारण और आप लोगों से साथ ही साथ, जैसे मैंने 2-3 किताबें अभी शुरुआत में बताया है, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इससे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बैट्रिम में एक विद्वान थे, आपने सुना भी होगा उनका नाम। उन्होंने समाजकार्य जीवन की अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता था। बैट्रिम, समाजकार्य वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना जरूरी है, वही मैंने शुरुआत में बोला था ना, वो बैट्रिम का ही विचार था। तो अलग अलग लोगों ने भी अलग अलग तरीके से विचार को स्पष्ट किया था। सर रिपीट करिए एक बार। बैट्रिम ने ये बात कहा था कि समाजकार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना जरूरी है। समाजकार्य जो होता है वो मानव जीवन की अधिक सुखमय की बात करता है, ये बात आप जानते हैं। प्रकारात्मक बनाने की संकल्प रखता है, ये भी बात जानते हैं। जब ये वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक होगा, तब वहाँ पर संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब समाज कार्य उन विश्वासों पर आधारित होगा जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसी विचारधारा बैट्रिम की थी, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि बैट्रिम का अगर परिभाषा याद रखते हैं, रिपीट कर दीजिए। किसकी? बैट्रिम की। बैट्रिम की विचारधारा आप लिख लीजिए, समाज कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है। सर इसको थोड़ा सा और बताइए सर। देखिए, मेरा कहने का मतलब, बैट्रिम ने समाजकारी दर्शन को इस तरीके से समझाने की कोशिश किया कि बैट्रिम कहते थे कि समाजकारी दर्शन जो है वो जीवन के मौलिक सिद्धांत और धारणा की व्याख्या करता है। दर्शन क्या करता है? दर्शन मौलिक सिद्धांत देता है, धारणाएं देती है। दर्शन यहाँ तक के सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण करता है, और समाज कार्य मानव जीवन को सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता है दर्शन। इसीलिए तो समाज कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है, और जब ये दार्शनिक होगा तभी वो समाज कार्य दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब समाज कार्य उन विश्वासों पर आधारित हो जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी संदर्भ में समाज कार्य दर्शन का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें से समाज कार्य के प्रत्यय और मूल्यों का निरूपण किया जाता है। आपने नाम सुना होगा व्यक्ति का प्रत्यय, व्यवहार का प्रत्यय, समस्या का प्रत्यय, संबंध का प्रत्यय, भूमिका का प्रत्यय, अहम का प्रत्यय, अनुकूलन का प्रत्यय। इस चीज को बताता है। व्यक्ति में महत्व
सत्यनिष्ठता, गरिमा की आस्था रखता है। तो इन प्रत्यय को ध्यान में रखकर, व्यक्ति के प्रत्यय को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता संबंध स्थापित करता है, तो समस्या समाधान करने का प्रयास भी करता है। तो वो बेसिकली व्यक्ति का प्रत्यय कहलाता है। व्यक्ति का प्रत्यय। अब व्यवहार का प्रत्यय क्या होगा? व्यवहार का प्रत्यय व्यक्ति के बाह्य पर्यावरण के प्रति किए गए जो प्रत्युत्तर से होगा। जहां व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रत्युत्तर करता है और प्रत्येक क्षण व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य प्रेरक आवश्यकताएं और सामाजिक वातावरण या पर्यावरण प्रभावित करते हैं, जिसके कारण उस पर दबाव पड़ता है। ये व्यवहार का प्रत्यय है। समस्या क्या हो सकती है? मतलब जब एक व्यक्ति पहले से सीखी हुई आदत और प्रेरणा और नियम की सहायता से उद्देश्यों पर पहुंच नहीं पाता है, तब तो समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे समस्या का प्रत्यय बोलेंगे। ये सभी बैटरी के ही अकॉर्डिंग कही गई बातें हैं। संबंध का प्रत्यय, जहां मौलिक और लिखित वार्तालाप में प्रकट होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लघु, दीर्घ, अस्थाई, अस्थाई रुचियों और भावनाओं के साथ अंतःक्रिया करेगा, तो वह आपका बन जाएगा क्या? संबंध का प्रत्यय। भूमिका में जब व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, प्रजाति, जातिगत या व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर जिस स्थिति को प्राप्त करता है, उसी स्थिति को हम लोग परिस्थिति बोलते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो भूमिका का प्रत्यय है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MPPSC में एक बार प्रश्न पूछा गया था। भूमिका का प्रत्यय अर्जित, आपने सुना है कि नहीं सुना है? परिस्थिति वगैरह। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पे आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। बहुत सारे विद्वानों ने, हालांकि एक किताब लिखा था लेपियर महोदय ने। लेपियर महोदय ने किताब लिखा आ थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। आ थ्योरी ऑफ, ठीक है। आप लोगों ने जब पूछते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलता भी है और अच्छी बातें हैं, है ना। सोशल कंट्रोल, ये किसकी किताब है? लेपियर, हाँ, लेपियर की किताब है ये। हाँ, अ थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। इस किताब में सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताया गया था। सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताया गया था। रॉबर्ट बिस्टिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रॉबर्ट बिस्टिक महोदय ने, हालांकि सोशल केस वर्क में बहुत फेमस विद्वान है ये। और जब इसने रॉबर्ट बिस्टिक ने जब ये किताब लिखा सोशल ऑर्डर, तो उसने एक परिस्थिति, समाज अथवा समूह में एक पद की बात कर लिया उसने। तो जो प्रदत्त परिस्थिति होती है, परिस्थिति भी दो टाइप की होती है। परिस्थिति दो टाइप की होती है, और दो टाइप के बताने वाला परिस्थिति कौन व्यक्ति था? परिस्थिति दो टाइप की होती है। पहले तो नाम जी, तो नहीं बताया सर। राल्फ लिंटन, बहुत बढ़िया। तो एक इसने बताया था प्रदत्त और एक अर्जित। प्रदत्त क्या कहोगे आप भाई? सर किसने बताया, जिसका नाम रिपीट कीजिए। यहाँ पे लिखा देखो, राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में। देखो इसने दो बताया। जो ये प्रदत्त है आपका, यह परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है। इस परिस्थिति के लिए कर्ता को कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं करना पड़ता है। राजा का बेटा राजकुमार, तो भाई यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं और जाति प्रजाति, ये सभी आपका कहलाती है एक उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति में। और दूसरा आपका अर्जित है, नाम से ही मालूम है, एक्वायर। अर्जित परिस्थिति के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। व्यक्ति को अनिवार्यता परिस्थिति के अनुरूप कम या अधिक भूमिका का निष्पादन करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धि। ये अर्जित हो जाती है, ये अर्जित हो जाती है। ये परिस्थिति होती है।
तो परिस्थिति के अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है, जैसे पिता या पुत्र की परिस्थिति अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या करता है, इस चीज़ को बताता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो व्यक्ति की प्रकृति के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महान और संभावनाओं से भरा हुआ है, अतः उसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा है मानवीय पीड़ा अवांछनीय है, अतः इसे दूर करना चाहिए। तीसरा है मानव जन्मजात रूप से पशु के सामने अनैतिक और असामाजिक होता है और उसमें सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हालांकि जन्म के समय मनुष्य अनैतिक और असामाजिक होता है, अनैतिक और असामाजिक होता है, ये बात सही है, ये व्यक्ति की है। व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान होता है, ये भी बात सत्य है। मानव आवश्यकताएं वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की होती है, ये व्यक्ति की प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरा हमारे सामने अगर आता है वो आता है समूह के संबंध में समाजकारी दर्शन। देखिए, समाजकारी हस्तक्षेप ना करने की नीति और सबसे अधिक उपयुक्त के जीवित रहने के सिद्धांत को नहीं मानता है। यह आवश्यक नहीं है कि धनी और शक्तिशाली व्यक्ति ही योग्य हो और निर्धन और निर्बल व्यक्ति अयोग्य हो। ये समूह के संदर्भ में या समूह के संबंध में समाजकारी का दर्शन बताएगा। तो समाजकारी हस्तक्षेप ना करने और योग्यतम की उत्तरजीविका और सिद्धांत को नहीं मानता है। समाजकारी यह भी स्वीकार नहीं करता कि धनी और शक्तिशाली व्यक्ति योग्य और निर्धन निर्बल व्यक्ति अयोग्य हो। समुदाय पर स्वयं और अपने सदस्यों के कल्याण एवं विकास के लिए मौलिक उत्तरदायित्व होता हो। जनसाधारण के रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता, रक्षा आदि के उत्तरदायित्व राज्य का होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि सामाजिकृत व्यक्तिवाद विषम व्यक्तिवाद की अपेक्षा अच्छा होता है और सदस्यों के कल्याण का मुख्य उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है। सामाजिक सेवाओं पर समुदाय के सभी वर्गों का समान अधिकार है। समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह बिना भेदभाव के सभी सदस्यों की कठिनाइयों का निराकरण करे। जन सहायता आवश्यकता का आधार अवधारणा पर आधारित होती है। स्वतंत्रता और सुरक्षा में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, ऐसी बात व्यक्ति और समूह के अंतर्गत कही गई है समाजकारी दर्शन में। तीसरी बात आता है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में समाजकारी का दर्शन। कहीं कहीं सामाजिक कुसमायोजन और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक साथ आ जाते हैं। मैं आप सबसे कहने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी समाज में क्रमिक विकास ही सुधार लाना संभव है। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि परिवर्तन तभी होगा जब क्रमिक विकास होगा। सामाजिक नियोजन लोकतांत्रिक आधार पर ही होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी संस्कृति पर इस प्रकार ध्यान देना चाहिए जैसे गंभीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को समायोजन व्याप्त है। कहने का मतलब, हमारी संस्कृति में गंभीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुसमायोजन और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में बात करते हैं। क्रमिक विकास के द्वारा किया गया सुधार हमारे समाज के लिए प्रासंगिक और वांछनीय होता है और सामाजिक नियोजन यहाँ पर आवश्यक होता है। ये बातें आप तीन ध्यान रखेंगे। अब सामाजिक कुसमायोजन व्याप्त क्या है? ये सामाजिक परिवर्तन ऊपर था। कुसमायोजन क्या होगा कि समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत समाज कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के अनुभव से कुछ आदर्श और मूल्यों को विकसित करता है। समाज कार्य के अर्थ में जब इन आदर्शों और मूल्यों का एक तर्क संगत प्रणाली तहत स्थापित किया जाता है तो वह समाजकारी दर्शन बन जाता है। और ये बात आप जानते हैं भली भांति तरीके से, इसमें कोई दो नहीं है। सर, आपने जो प्रत्यय बताए हैं वो पांच प्रकार के बताए हैं ना, व्यक्ति का, संबंध का? नहीं, देखो वो हालांकि 5 नहीं 6-7 प्रकार के होते हैं। समाजकारी दर्शन का जो मूल प्रत्यय माना जाता है वो 6-7 टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं
तो एक आपका मैंने बताया था व्यक्ति याद रख लीजिए, दूसरा आपको याद रखना है व्यवहार, तीसरा आपको याद रखना है समस्या, चौथा याद रखना है संबंध, पांचवा याद रखना है भूमिका, छठा याद रखना है अहम, सातवां याद रखना है अनुकूलन। इतने प्रत्यय होते हैं अनुकूल। तो ये प्रत्यय है। सर अहम बताया है ना छठवां सर, अहम हाँ, बताया। अहम ईगो, अहम मस्तिष्क का वह भाग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है ना, ये बात तो आप जानते हैं। और व्यक्ति में ऐसी अनेक मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो संतुष्ट होने के लिए चेतन में आने वाले प्रत्यय करती है, परंतु अहम ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करती है या नहीं होती है, तो अहम होता है। तो ये हो जाएगा। इन व्यवसाय में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्तें भी हैं कि व्यवसाय में सफलता के अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल होता है, अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को निष्पक्ष दृष्टि से देखने की योग्यता की बात करते हैं, पहल करने की क्षमता की बात करता है, अकेले काम करना और दल के एक हिस्से दोनों तरफ से काम करने की क्षमता की बात करता है, मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की बात करता है, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का होने की बात करता है, सफल कब होगा व्यवसाय में इसकी बात करता है, लोगों से धैर्यतापूर्वक व्यवहार करना, दायित्व को लेना, भावनात्मक रूप से परिपक्व का होना, प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए संवेदनशीलता की बात करना, लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता होना, प्रभावी के उपयुक्त संकट हस्तक्षेप, द्वंद्व समाधान कौशल, चिंतनशील अध्ययन योग्यता, ये सारी की सारी चीज़ें होती है बताता है ना। ये देखो 1910 लिखा हुआ है। तो ये व्यवसायिक संगठन है, मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था, आप सबको मालूम है भली बात तरीके से है इन सब के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है समाज कार्य दर्शन भी समाप्त हो गया है। समाज कार्य दर्शन भी आप लोगों का समाप्त हो गया है। समाज कार्य दर्शन में अब कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों से कुछ भारत के कुछ ऐसे समाज कार्य के जो है विद्यालय हैं, या आप ये कहिए समाज कार्य लाया गया है जो इम्पोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार आप लोगों को लिखवा देता हूँ, आप उसे कॉपी पर लिख लीजिए। अच्छा, सभी लोग नोट करते हो ना? एक बार मुझे बताइए जरा। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया है अगर आप लोग नोट करते हैं, क्योंकि वही आप सबके जो है काम में आने वाला है। तो पहले आप लिख लीजिए TISS का नाम, या आप ये कह लीजिए कि सर दोराबजी स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम लिख लीजिए सबसे पहले आप। सर सभी एक लोग बार और बताना। सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि ये भी भारत का व्यवसाय समाज कार्य का ही आधार माना गया है ना। तो जब भी कभी समाज कार्य व्यवसाय की बात करेगा तो आप वैज्ञानिक क्रमबद्धता और व्यावसायिक शिक्षा को अवश्य जोड़िए। तो नोट कर लीजिए एक बार सभी लोग, आप नोट कर लिया। सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936 में स्थापना हुई थी, और इसका नाम बदला गया TISS करके। ये जो नाम परिवर्तित हुआ है इसका वो 1945 में हुआ है, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो नाम बोला है सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसका नाम शुरुआत में यही रखा गया था। परिवर्तित नाम कब हुआ था? 1945 में। दूसरा आप यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही नाम बदल कर क्या बोला सर? नाम इसका परिवर्तित हुआ ना। पहले तो सर दोराबजी था, उसका सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क था। 1945 में इसका नाम बदल दिया गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बदला हुआ नाम बदल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बदला हुआ नाम TISS हो गया। क्लियर? हाँ बोलिए। सर। चलिए बहुत बढ़िया है। माइक्रो मामा। हाँ, आगे आगे सुन लीजिए आप लोग। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को एग्ज़ाम में इस बार पूछ लिया था, काशी विद्यापीठ में समाज कार्य विद्यालय,
काशी विद्यापीठ समाज कार्य आप कह लीजिए, विद्यापीठ समाज कार्य 1947। पूछ लिया था भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद समाज कार्य का विद्यालय कौन सा है, कौन सा खोला गया, कौन सा था भाई? लखनऊ विश्वविद्यालय सोशल वर्क का लिख लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय समाज कार्य का लिख लीजिए। ये जानते हो आप लोग विश्वविद्यालय जो है लखनऊ का कहाँ पर है? लखनऊ में ही तो है ना? उत्तर प्रदेश में 1949। कल भी आएंगे सब वही 4 बजे आई थी सब। 1949 में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। क्लियर हो रहा है ना सबको? सर एक बार फिर से बोलना। लखनऊ में समाज कार्य संस्थान जो है 1949 का है। इंदौर में समाज कार्य संस्थान कब खोला गया? इंदौर 1950। 1950 इंदौर में 1950। और मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1952। वेरी गुड, शाबाश। आगरा में समाज कार्य शिक्षा 1950। यदि आप लोगों को इतना याद हो गया तो समझ लीजिए कि यूजीसी में आप लोगों का 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर आपका यानी इंदौर एक का 1950 बताया ना सर, इंदौर 1950। हाँ 1950 इंदौर। सर एक बड़ौदा का भी पूछो, बड़ौदा का। बड़ौदा, अच्छा बड़ौदा विश्वविद्यालय 1950, बड़ौदा विश्वविद्यालय 1950 1950। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बड़ौदा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा आप कर लीजिए 1950, इंदौर आप कर लीजिए 1950। इंदौर 1950 है ना सर? हाँ 1950 इंदौर का। हमारा ही सफाल है। ऐसा सही ना करो रात भर हम ऐसा ही करते कुछ स्वागत करते हैं फिर बड़ौदा गुजरात में है ना? जी सर 1950 में है। हाँ। और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। देश का नंबर 1 पर शहर है सर इंदौर। देश का नंबर 1 पर है समाज कार्य का विद्यालय इंदौर। नहीं सर, फर्स्ट सर शहर है सर, स्वच्छता में। 5 बार पहले स्थान पे आया है स्वच्छता में। अच्छा स्वच्छता में, हाँ वो सही, इंदौर राइट। गुड गुड गुड। 5 बार आया है। हमारा शहर है सर इंदौर। हाँ सही सही सही। नहीं वो तो सही है, वो तो भाई है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जी के में है, परंतु अच्छी बात है, याद है आप लोगों को, बढ़िया है। लेकिन सोशल वर्क पेपर में नहीं आएगा ये, याद रखिए, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए क्लास आप सभी लोग, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा समाज कार्य सुधारक, समाज सुधारक के बारे में। मैं आप लोगों को एक अच्छे से लेके चल रहा हूँ, एक जो है स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सारी चीज़ें बताते हुए लेके चल रहा हूँ। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, वही आपके काम में आएगा। नोट्स से ही काम आने वाला है, इसलिए नोट्स अवश्य बनाइएगा। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, पीडीएफ आपको चाहिए? ठीक है, मैं पीडीएफ आपको जो है अभी भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है, पीडीएफ अभी ग्रुप में भेजता हूँ।